नमस्कार मित्रों, मैं हूं नरेश बारी। आज हम इस वीडियो के मार्फत एक नई वीडियो सीरीज़ आरंभ कर रहे हैं जिसका नाम है टॉपर्स नोट्स। इस वीडियो सीरीज़ में मैं जो मेरे नोट्स हैं, जैसा मैंने मेरी तैयारी के दौरान नोट्स बनाए थे, उन नोट्सों में कुछ थोड़ा जो कुछ मैंने बाद में पढ़ा है या इन्हीं वक्त पढ़ते समय जो एडिशन होता है, जो क्लैरिफिकेशंस हैं, वो करके मैं इन नोट्स को आपके लिए उपलब्ध करवाऊँगा। इससे आपको जो काम 3-4 घंटे से होता है वो आप जस्ट एक वीडियो देख के समझ सकते हैं। आगे की मेरी पढ़ाई के दौरान जो पहले से जो वीडियो डाले गए हैं उनसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स मुझे मिलेंगे, वो मैं पीडीएफ में मेरे चैनल, टेलीग्राम के चैनल नरेश बारी पे उपलब्ध करवाऊँगा। तो आज हम भारतीय राजनीतिक विचारक राजा राम मोहन रॉय को पढ़ेंगे। भारतीय जो थिंकर थे वो तत्कालीन परिस्थिति में जो सामाजिक बुराइयां थी, जैसा जो राजनीतिक कंडीशन थी, उनके प्रति वो प्रतिक्रिया के रूप में एज ए समाज सुधारक के रूप में जो उनकी रेस्पॉन्सेज थे वही उनके विचार हैं। चूँकि ये मूलतः समाज सुधारक थे, इसलिए उनके कोई लंबे चौड़े सिद्धांत नहीं हैं जिनको हम क्लासिफाइड वे में, सिस्टमेटिक वे में लंबे सिद्धांत के रूप में पढ़ें। राजा राम मोहन रॉय 1772 से 1833 उनका जीवन काल था। देखिए, जो समाज सुधारक हैं, जो समाज सुधारक जो दो कैटेगरी में उनको हम मोटा मोटी बांट सकते हैं, उनका किस प्रकार का अप्रोच रहता है। एक वो समाज सुधारक होते हैं जो सही गलत के लिए या व्यवस्था में परिवर्तन के लिए रीजन का आधार देते हैं कि यह चूँकि इस वजह से गलत है, इस वजह से सही है, या आधुनिकता, क्योंकि रीजन पर ही आधुनिकता टिकी हुई थी और इसी पर ही साइंस टिका हुआ था। तो उनके जो तर्क का आधार रहता था वो ये रहता था। दूसरी तरफ कुछ विचारक थे जो रीजन, साइंस, मॉडर्निटी, इनकी बजाय अतीत में ऐसा था, अतीत में अच्छा था, अतीत के आधार पर चीज़ों को लेजिटिमाइज करते हैं, चेंजेस करने के, वर्तमान में सुधार करने के, चेंजेस करने का आह्वान करते हैं। वो हमेशा गोल्डन पास्ट का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, यानी पास्ट में ये चीज़ें, पास्ट था वो गोल्डन था, बाद में समस्या आई और उन समस्याओं को दूर करने की ज़रूरत है। तो जो राजा राम मोहन रॉय हैं, ये फर्स्ट कैटेगरी के थिंकर हैं। और गोल्डन पास्ट में बिलीव करने वाले जितने भी विचारक हैं उनमें सबसे अग्रणी हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये राजा राम मोहन रॉय का परिचय था। इससे हम समझ सकते हैं कि उनकी सुधारों के प्रति, व्यवस्था में परिवर्तन के प्रति, शिक्षा के प्रति, संस्थाओं के प्रति कैसा रवैया रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। राजा राम मोहन रॉय को 3 उपाधि मिली थी, राय, मौलवी और राजा की उपाधि। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि राजा की उपाधि उन्हें किसने दी थी? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी। मौलवी, चूँकि उन्हें 6 भाषाओं का ज्ञान था तो उनमें अरबी और फ़ारसी भी थी। अरबी और फ़ारसी के ज्ञान के वजह से उन्हें मौलवी की उपाधि मिली थी। उनकी जो पुस्तकें हैं, ब्रह्मसूत्र का बांग्ला में अनुवाद किया। देखिए, ब्रह्मसूत्र उनके द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है, ब्रह्मसूत्र का बांग्ला में अनुवाद किया है उन्होंने 1815 में। केन और ईशोपनिषद का बांग्ला और अंग्रेजी में अनुवाद किया 1816 में। तुअफ्त उल मुइदीन, ये इसे फारसी में लिखा। तो ये किताब का नाम और किस लैंग्वेज में लिखी गई है, दोनों महत्वपूर्ण हैं। 1820 से 21 कई ईसाई धर्म की पुस्तकों की भी व्याख्या की। यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो इंडियन फिलोसफी के क्लासिक्स हैं, इसके साथ साथ इस्लाम और ईसाई सारी तरह की धर्मों की पुस्तकों का अध्ययन राजा राम मोहन रॉय ने किया था। और 6 भाषा अगर वो जानते थे तो आप देख सकते हैं कि वो किस मतलब उनका जो स्कोप था वो कितना वाइड था।
संवाद कौमुदी बांग्ला में 1821 में लिखा, ब्रह्मनिकल मैगजीन अंग्रेजी में और मिरात उल अखबार पर्शियन में 1821 में उनका प्रकाशन आरंभ उन्होंने किया। उनके द्वारा जो स्थापित संगठन थे आत्मीय सभा 1815 में, यह विद्वानों की एक गोष्ठी थी। ब्रह्म समाज 1828 में। उनके द्वारा विदेश यात्राओं को लेजिटिमाइज किया गया, जस्टिफाई किया गया, सही ठहराया गया, क्योंकि उस समय तत्कालीन भारतीय समाज में समुद्री यात्रा थी, उसको अधार्मिक माना जाता था, धर्म के विरुद्ध माना जाता था। तो राजा राममोहन रॉय ने स्वयं इसका समर्थन भी किया और खुद विदेश यात्रा की भी। इंग्लैंड की यात्रा पे गए 1830 से मृत्युपर्यंत। इंग्लैंड में वो बेंथम के मित्र थे। देखिए, जेरेमी बेंथम जो उपयोगितावादी थिंकर थे, वो राजा राममोहन रॉय के मित्र थे। ब्रिटिश सम्राट ने इनका सम्मान किया। ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं कि वो किस लेवल पे किसके क्लोज थे, किस के प्रभाव में थे, किसको उन्होंने प्रभावित किया। इस प्रवास के दौरान ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित रिफॉर्म्स एक्ट 1832 का स्वागत किया। देखिए, रिफॉर्म्स एक्ट ब्रिटेन के इतिहास में जो मताधिकार से संबंधित उनके जो कानून थे, मताधिकार में विस्तार के लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं। तो 1832 का रिफॉर्म्स एक्ट उनके वहाँ इंग्लैंड प्रवास के दौरान आया था, वहाँ की संसद ने पारित किया, उसका राजा राममोहन रॉय ने स्वागत किया। राजा राममोहन रॉय विचारों से उदारवादी थे, यानी व्यक्ति की सत्ता में विश्वास करते थे। कांग्रेस के प्रारंभिक उदारवादी, जिन्हें हम मानते हैं कि याचना की नीति को वो फॉलो करते थे, 1885 से 1905 कांग्रेस का जो फेज था, जिस फेज के नेता थे, उनसे भी ज़्यादा उदारवादी राजा राममोहन रॉय को माना जाता है। प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक थे। अगर व्यक्तिवादी थे तो प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक रहे होंगे, स्वाभाविक है। फ्रांस की क्रांति हुई तब ये 18 वर्ष के थे, उसका उन पर प्रभाव पड़ा। प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थी। इससे रिलेटेड एक घटना है कि सर्वोच्च न्यायालय को एक अपील भेजी कुछ लोगों के साथ मिलकर। जब सप्रिशद सम्राट से वो अपील अस्वीकृत हो गई तो विरोध स्वरूप अपने अखबार मिरात का प्रकाशन बंद कर दिया। यहाँ स्वीकृत की बजाय अस्वीकृत है। 1827 के जूरी अधिनियम के विरोध में याचिका तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, जूरी अधिनियम क्या था? जूरी अधिनियम ये था कि जब अभियुक्त अंग्रेज है तो जूरी में हिंदू और मुस्लिम नहीं बैठ सकते। इसका इन्होंने विरोध किया। चार्टर एक्ट 1833 पर विवाद के समय ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स की सेलेक्ट कमेटी के समक्ष साक्ष्य पेश किए कि वहाँ के कानून निर्माण में जो सेलेक्ट कमेटी है उसके समक्ष उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किए। ये साक्ष्य एन एक्सपोजिशन ऑफ रेवेन्यू एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया शीर्षक से प्रकाशित हुए। ये जो साक्ष्य हैं ये एक तरीके से बहुत सारे मुद्दों पर उनके विचारों को प्रकट करते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि भारत में मजिस्ट्रेटों के न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों को पृथक किया जाए। जो मोंटेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर हम पढ़ते हैं थियरी में, यानी सरकार के जो तीनों अंग हैं उनके कार्य पृथक पृथक होने चाहिए। यहाँ भारत में जो मजिस्ट्रेट थे वही न्यायाधीश का कार्य करते थे और वही एग्जीक्यूटिव का कार्य करते थे। तो सबसे पहले इन्होंने इन दो अंगों के बीच में पृथक की बात की, यानी सेपरेशन ऑफ पावर सिद्धांत पर आधारित न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों के पृथक्करण की वकालत की। जूरी प्रथा को बनाए रखा जाए। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और आई थिंक एग्जाम में आया था कि उन्होंने जूरी प्रथा को बनाए रखने का समर्थन किया। जूरी प्रथा में क्या होता है, जजेज के साथ साथ स्थानीय ज्ञान के कुछ विशेषज्ञ भी होते हैं। भारत में जूरी प्रथा स्वतंत्रता के बाद तक जारी रही। नानावती जो केस था उस तक भारत में जूरी प्रथा बनी थी, उसके बाद में जूरी प्रथा को ख़त्म कर दिया गया। विधि के संहिताकरण, यानी विधि को लिखा जाए, संहिता बनाई जाए। विधि निर्माण में जनता से परामर्श लिया जाए। न्यायाधिकारियों तथा जनता के बीच में कोई ऐसी संचार की कोई भाषा नहीं है जो दोनों को समझ आए। न्यायालयों की कार्रवाई की रिपोर्ट है वो प्रकाशित हो, उसके लिए सार्वजनिक समाचार पत्रों का अभाव है। CRPC तैयार किए जाए, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर्स कोड को तैयार किया जाए। देसी लोक सेना की स्थापना, कि अगर देसी सैनिकों से मिलकर अगर सेना बनी होगी तो देश का खर्चा बचेगा। देशवासियों को नौकरियां देना, उन्हें ऊंचे पदों पर पद स्थापित करना। रैयत की दशा में सुधार,
उनकी रक्षा के लिए कानून का निर्माण करना, स्थायी भूमि प्रबंध हो, यानी स्थायी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है किसानों के साथ, वो स्थायी हो, उसकी वकालत उन्होंने की। कोवेनेंट सर्विस में नियुक्ति की आयु 22 वर्ष हो, कम नहीं। अगर ये उम्र कम रहती है तो भारतीय इन पदों पर नहीं पहुंच पाते थे, इसलिए ये आपको समझने की ज़रूरत है कि जो व्यक्ति भारतीय और भारतीयों की नियुक्ति की वकालत करेगा वह यह उम्र होगी वो ज़्यादा चाहेगा। सती प्रथा कानून इन्हीं के प्रयासों से लागू हुआ था, ये हमें पता है, बेंटिंग ने लागू किया था। बेंथम, जेरेमी बेंथम जो इनके दोस्त थे, वो रॉय के सार्वभौमवाद यानी यूनिवर्सलिज्म और ह्यूमैनिटी मानववाद के प्रशंसा किया करते थे। यानी रॉय सार्वभौमवादी और मानववादी थे और वो उनका काबिले तारीफ था। अंतर्राष्ट्रीयवादी थे, उनका जो अंतर्राष्ट्रीयवाद था वो इस पर था कि एक ऐसा विश्व संगठन हो जो दो राष्ट्रों के बीच में मतभेद का निपटान पंच फैसले से करे। दो देशों के बीच में विवाद का निपटान पंच फैसले से हो और ऐसा विश्व संगठन हो। ईश्वर से उन्होंने प्रार्थना की कि हे ईश्वर, ऐसा धर्म बना दे जिससे मानव जाति की एकता स्थापित हो, शांति का प्रेरक हो। यानी एक ऐसा धर्म जो मानव जाति की एकता और शांति के लिए कार्य करे। जवाहरलाल नेहरू ने उनकी जो पुस्तक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें लिखा कि मोनिवर विलियम्स का कथन है, यानी मोनिवर विलियम्स कथन मोनिवर विलियम का है, इसे उद्धृत किया है जवाहरलाल नेहरू ने। मोनिवर विलियम्स का कथन है कि रॉय दुनिया में सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया के धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया और निहित सत्य को समझा। अगर यह क्वेश्चन आता है कि यह कथन किसका है, तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू का नहीं है, ये मोनिवर विलियम्स का है। इसे जवाहरलाल नेहरू ने उद्धृत किया है, कोट किया है। रॉय के जो दार्शनिक आध्यात्मिक विचार थे उन पर किसका इम्पैक्ट था? रॉय पर उपनिषदों के आध्यात्मिक एकत्ववाद, कुरान के तौहीद यानी ईश्वर की एकता, ईश्वर एक है। न्यू टेस्टामेंट, ईसाइयों का जो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट है, उनमें न्यू टेस्टामेंट की जो नैतिक शिक्षाएं हैं उसका रॉय पर इम्पैक्ट था। लेकिन ईसाइयों के त्रिदेव दर्शन का प्रभाव उन पर नहीं था, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को एक माना था। उनके जो मुख्य विचार हैं, ईश्वर की एकता यानी ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद, आत्मा का अमृतत्व, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, बलि प्रथा का विरोध किया, परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध किया। देखिए, जो रीजनेबल रीजन बेस्ड सुधार चाहेगा वो डेफिनेटली परंपराओं का विरोध करेगा। सती प्रथा जो विरोध आंदोलन है उसका 1811 में उनकी भाभी की मौत हो गई थी और 1818 में इन्होंने आंदोलन शुरू किया और 1829 में बेंटिंग ने कानून पारित कर दिया। भारत में सती प्रथा अपराध हो गई। भारतीय इतिहास के इन्होंने उदाहरण जैसे लीलावती, भानुमति, कर्नाट राज्य, कालिदास की पत्नी मैत्री, इनके उदाहरण देकर उन्होंने साबित किया कि पुरुष की तुलना में महिलाएं अधिक चरित्रवान और ईमानदार हैं। देखिए कितनी महत्वपूर्ण माध्यम है वो इन्होंने अपनाया। इन्होंने प्राचीन जो महाविभूति हैं उनसे उन्होंने एग्जाम्पल लिया और ये साबित किया कि चरित्र हैं वो महिलाओं का ज़्यादा उच्च है, ईमानदार महिलाएं ज़्यादा हैं। तो ये महिलाओं के कॉन्फिडेंस के लिए, महिलाओं के उद्धार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। 1822 में इन्होंने लेख लिखा, मॉडर्न एनक्रोचमेंट ऑन एंशियंट राइट ऑफ फीमेल अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यानी अपने लेख में ये हिंदू लॉज की ही व्याख्या कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, विष्णु, बृहस्पति और व्यास, ये जो रचयिता थे ट्रेडिशनल एंशियंट हिंदू लॉज के, उनके अकॉर्डिंग ये बताते हैं कि धर्मशास्त्रों में ये लिखा है कि पति द्वारा छोड़ी संपत्ति में, पति ने जो संपत्ति छोड़ी है यानी उसकी मृत्यु के उपरांत, पुत्र और स्त्री को बराबर और पुत्री को 1/4 संपत्ति मिलनी चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्त्री और पुत्री दोनों का संपत्ति में हिस्सा उन्होंने तय किया और इसे धर्मशास्त्र सम्मत, भारतीय शास्त्रों के सम्मत भी साबित किया। बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया, बाल विधवाएं पुनर्विवाह करें,
यानी जो बाल विधवाएं हैं वो पुनर्विवाह करें। विधवाओं का आत्मसम्मान का जीवन व्यतीत करने के लिए उन्हें शिक्षित किया जाए। देखिए क्वेश्चन ऐसा हो कि विधवाओं के आत्मसम्मान के जीवन के लिए उन्होंने क्या प्रावधान किया, राज्य की सुरक्षा का किया, राज्य उन्हें डोनेशन दे, या वो कुछ और ऑप्शंस हों, लेकिन सब सही क्या होगा, उन्हें शिक्षित किया जाए। सह विवाहों को भी मान्यता मिलनी चाहिए। उस समय सिर्फ वैदिक विवाहों को मान्यता थी, तो सह विवाहों को भी मान्यता मिलनी चाहिए। 6 भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने शिक्षा पर बल दिया। शिक्षा पर बल के समय जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति है उनके प्रति उनका कोई पूर्वाग्रह नहीं है, वो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के भी समर्थक हैं, और ये भी कहते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति या मिशनरी के स्कूल में पढ़ने से कोई व्यक्ति ईसाई नहीं बन जाता। उन्होंने स्वयं बच्चों को कॉन्वेंट एजुकेशन में पढ़ाने के लिए आग्रह किया। 1816-17 में उन्होंने कोलकाता में अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना की। 1822-23 में वेदांत कॉलेज की, और आह्वान किया, आग्रह किया कि प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए, यानी निःशुल्क प्राइमरी एजुकेशन एंड अनिवार्य एजुकेशन के समर्थक थे। देखिए धन की निकासी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त इनसे जोड़ते हैं, लेकिन इनसे पहले ही राजा राम मोहन रॉय धन निकासी पर रोक के लिए अपने विचार दे चुके थे। उन्होंने कहा कि यूरोपियों को भारत में ही घर बनाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि ये यहीं निवेश करें, कि अगर यूरोपीय यहीं रहेंगे तो वो अपनी बचत को यहीं निवेश करेंगे, इसलिए भारत की जो सरप्लस है वो भारत में ही निवेश होगा, तो भारत का विकास होगा, भारत का खर्च घटेगा। स्थायी बंदोबस्त किसानों व मजदूरों के साथ हो बजाय जमींदारों के, यानी स्थायी बंदोबस्त और वो किसानों और मजदूरों के साथ हो, न कि जमींदारों के। विलासिता के सामान पर टैक्स है वो ज़्यादा लगना चाहिए। यूरोपीय कलेक्टरों के स्थान पर भारतीयों को रखना चाहिए, ये सस्ते भी होंगे, इससे खर्च रुकेगा और भारतीयों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। स्वतंत्र व्यापार के समर्थक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नमक निर्माण के एकाधिकार को ख़त्म करने की इन्होंने वकालत की। के दामोदरन लिखते हैं, रॉय वाज द फाउंडर ऑफ नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट। क्वेश्चन आए कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट अकॉर्डिंग टू के दामोदरन? आंसर इज राजा राम मोहन रॉय। एनी बिसेंट रॉय में एक अद्भुत शक्ति, लग्न और दृढ़ता थी। स्वतंत्रता का उन्होंने बीज बोया, राष्ट्र को नई चेतना से अनुप्राणित किया। तो ये राजा राम मोहन रॉय के विचार थे। राजा राम मोहन रॉय से जुड़ी हुई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।